नमस्कार बच्चों। अभी हमने देखा था कि कैसे अलग अलग प्रकार का मृदा में जल पाया जाता है। अब हम लेते हैं पादपों द्वारा जल अवशोषण। तो अवशोषण जो है वो किस प्रकार होता है, एब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले क्रैमर ने 1949 में दो प्रकार समझाए थे कि एक तो सक्रिय और निष्क्रिय, यानी कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम लेते हैं सक्रिय या एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सक्रिय एब्जॉर्प्शन जैसे कि से पता चल रहा है कि सक्रिय का मतलब है जब एटीपी जो है वो खर्च होता है। जब एटीपी जो है वो खर्च होता है उसके बाद हम जल जो है वो पादप लेता है, तो उसको हम सक्रिय अवशोषण कहते हैं। ये सक्रिय अवशोषण दो प्रकार का, इसको भी हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक, यानी कि परासरणी प्रकम और अपरासरणी प्रकम। परासरणी प्रकम या ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये ड्यूट्रोचेट ने 1837 में बताया था। और इसके अनुसार जो है वो सर्वप्रथम परासरण प्रक्रम द्वारा जल अवशोषण की विधि की व्याख्या की उन्होंने बताया कि जल का गमन वास्तव में विसरण दाब, जिसे हम डीपीटी कहते हैं, अथवा चूसन दाब एसपी जिसे हम कहते हैं सक्शन प्रेशर की प्रवणता की दिशा में होता है। मूल की वलकुट का डीपीडी जाइलम रस से कम होता है। तो ये जाइलम है, इसका जो वो है उससे वलकुट यानी कि कॉर्टेक्स इससे कम होता है। और जब ये वलकुट डीपीडी जाइलम रस से कम होता है तो बाहरी जो जल है, बाहर से आता हुआ ये जो जल है, ये कोशिका रस में जल विभव प्रवणता यानी कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण प्रवेश कर जाता है। यह जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता हुआ जो है वो परिरम तक पहुंचता है, जिसको हम पेरिसाइकिल कहते हैं, और परिरम के बाद ये यहाँ पे जाइलम में प्रवेश कर जाता है। तो अगर हम इसको जाइलम का काट देखें तो जो पादप के जो जड़ है उसका हम अनुप्रस्थ काट देखें तो हम पाएंगे कि बाहर के तरफ ये एपिब्लेमा, जो जड़ की एक बाहरी सतह होती है उसको हम एपिब्लेमा कहते हैं, एपिडर्मिस नहीं कहते। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि एपिडर्मिस जो होती है, जिसको अंतर त्वचा कहते हैं, वो जो है वो क्षीण होके खत्म हो जाती है, और जो अंदर की वलकुट की जो कोशिकाएं हैं वो ही बाहरी त्वचा के रूप में कार्य करती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जड़ जो है वो अंदर घुसती है चट्टानों में, पत्थरों में, तो वो बाहर की जो है वो एपिडर्मिस जो है वो खत्म हो जाती है। तो एपिब्लेमा होती है, और एपिब्लेमा में रूट हेयर या मूल रोम पाए जाते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। ये कॉर्टेक्स यानी कि वलकुट जो है वो पेरेन्काइमेटस होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस जिसकी की ऐसे बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं और उनमें यू शेप थिकनिंग्स पाई जाती है। बस जाइलम के सामने जो एंडोडर्मिस की कोशिका होती है उसमें ये यू शेप थिकनिंग नहीं पाई जाती, तो उसको हम पैसेज सेल कहते हैं। ये पैसेज सेल हम किसको कहते हैं, वो एंडोडर्मिस की सेल जिसमें कि ये यू शेप थिकनिंग नहीं पाई जाती। और उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है पेरिसाइकिल, जिसको हम परिरम कहते हैं, और उसके बाद जाइलम और ये फ्लोएम। इसमें आरेखीय वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल जड़ में पाए जाते हैं, है ना। तो ये जैसे डाया कंडीशन इसमें दिख रही है तुम लोगों को, जिसमें दो जाइलम और दो फ्लोएम दिख रहे हैं, है ना। तो ये एक हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है जड़ का, जड़ के अनुप्रस्थ काट का, है ना। तो
अगर हम पानी का पाथ देखें तो ये जल जो है वो बाहर से मूल रोम से होता हुआ, वलकुट की कोशिकाओं से होता हुआ, फिर जो ये पैसेज सेल है जो एंडोडर्मिस की, जिसमें कि ये यू शेप्ड जो थिकनिंग है वो नहीं पाई जाती, उसमें से होता हुआ ये परिरम से ये जाइलम में प्रवेश कर जाता है और फिर जाइलम से ये ऊपर तने में चढ़ जाता है। तो ये पैसेज ऑफ वाटर है या जल का पथ जो वो लेता है। अब हम देख रहे थे कि कितने प्रकार के अवशोषण होते हैं। तो अवशोषण जो है वो सक्रिय हम देख रहे थे कि पराश्रयी जो है वो ब्यूटोचेक ने पता किया और अपराश्रयी जो है बेनेट, क्लार्क, क्रैमर इन्होंने प्रतिपादित किया। अपराश्रयी जो अवशोषण है, जो सक्रिय अवशोषण, ये कैसे होता है? ये इनका ये मानना है कि सीधे एटीपी जो है वो खर्च होता है और अंदर जो है वो लो प्रेशर बन जाता है, यानी कि वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है जल के अंदर, बाहर ज्यादा होता है तो जल जो है वो अपने आप प्रवेश करता है। जबकि पराश्रयी प्रक्रम के अनुसार जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो पराश्रयी विभव जो है वो उत्पन्न कैसे होता है? वो होता है एटीपी से जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं अंदर और वो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल को क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि बाहर से पानी अंदर आता है। तो ये दो प्रकार का सक्रिय जो है वो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन और एक नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब सक्रिय और निष्क्रिय, निष्क्रिय या पैसिव, इसको हम कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन का अर्थ है, जैसे कि पता चल रहा है आप लोगों को, कि ये बिना कोई एटीपी या एनर्जी खर्च किए जल की प्रक्रिया या पादपों की प्रक्रिया द्वारा ही ये अवशोषण होता है ना। तो इसका वास्तविक कारण जो है वो वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन से जल जो है वो ऊपर जो पत्तियां हैं उनसे वो बाहर की तरफ वाटर वेपर के रूप में निकल जाता है। तो उससे एक नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो तने में, सबसे पहले तो हम ले पत्ती में, तो पत्ती में नेगेटिव पोटेंशियल बन गया। फिर वो जो पत्ती में जो कोशिका है उसने अपने तने वाली कोशिका से पानी ले लिया, है ना। तो जल जो है वो उधर वापस से कम हो गया तने में। तो तना जो है वो फिर नीचे, ऐसे ये जो है विभव जो है वो नीचे की तरफ पूरा चला जाता है जड़ तक, और जड़ में ये प्रेशर कम नेगेटिव होने की वजह से बाहर का जो जल है वो अंदर अपने आप आ जाता है ना। तो ये पैसिव एब्जॉर्प्शन है जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल द्वारा ये उत्पन्न होता है और इसमें कोई भी एनर्जी एटीपी जो है वो खर्च नहीं होती। तो ये है एब्जॉर्प्शन जो विभिन्न प्रकार का इसमें पाया जाता है। अब अगर हम लें कि जल अवशोषण के प्रभावी कारक, कौन कौन से कारक हैं जो इसमें इफेक्ट डालते हैं, तो तापमान में तेजी, अगर तापमान जो है वो ज्यादा होता है तो अवशोषण तेज, व कम होने पर पानी जो है वो विस्कस या श्यान हो जाता है, तो इसमें धीमी गति हो जाती है। मृदा में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो भी अवशोषण में कमी आ जाती है और पादप मुरझा जाता है। इसलिए कहते हैं कि गुड़ाई जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि पानी में जो मृदा में ऑक्सीजन जो है वो रहे। लोमी या मृदा में सही गति से पादप अवशोषण कर पाता है। अधिक विलयता वाले मृदा में भी गति कम हो जाती है, यानी कि अगर अधिक विलयन है, यानी पानी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो भी
अवशोषण जो है वो कम हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो हर कोशिका को चाहिए। तो अगर जड़ की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो अपनी नॉर्मल जो क्रियाएं हैं, पादप क्रियाएं, वो नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो अवशोषण जो है वो कैसे करेगा, है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए बहुत आवश्यक है। उसकी कमी से भी अवशोषण जो है वो कम होता है। आगे हम नेक्स्ट उसमें कैसे ये एब्जॉर्ब होने के बाद ऊपर गति करता है वो हम लेंगे। धन्यवाद।